गांव में आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। आसमान एकदम चटक नीले रंग का था। बीच बीच में सफेद बादलों के गुच्छे रुई की गेंदों की तरह उड़ रहे थे। सीनू भी काम पर जाने से पहले हाथ मुंह धोकर तैयार हो ही रहा था कि यह कागज देखें तो क्या लिखा है इस पर। सीनू ने जैसे ही कागज पढ़ा, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। मुझे तुरंत अपने दोस्तों को बताना होगा। हमें एक जरूरी चीज के बारे में बात करनी होगी। अपनी वाली जगह पर मिलो। दोस्तों का सारा झुंड एक जगह इकट्ठा हो गया। सीनू ने उन सभी को एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया था। तुमने इतनी सुबह सुबह हम सबको क्यों बुला लिया? शाम तक सब लोग अपना काम खत्म करके भी तो मिल सकते थे। सुनो तो सही, मैं आज सुबह अपने घर के पिछले हिस्से में गया था। तभी मुझे कुएं के पास एक कागज पड़ा मिला। मैंने यूं ही देखने के लिए उसे उठा लिया। मुझे लगता है कि हम सभी को यह कागज पढ़ लेना चाहिए। बाघ और बकरियों के बीच होने वाला खेल अब शुरू हो चुका है। राउंड 10 से 20 साल की उम्र वाले सभी लोगों को आज का दिन खत्म होने से पहले किसी भी मृत शरीर को छूना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मुझे तो इस स्याही का लाल रंग देखकर ही डर लग रहा है। लगता है यह खून से लिखा गया होगा। मैं तो कहता हूं इसमें जो लिखा है वो कर देते हैं। मेरा मतलब, अगर ऐसा कर भी लेंगे तो अपना कोई नुकसान तो होगा नहीं। और क्या पता अगर हम ये ना करें तो हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। मुझे लगता है ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। मजा आएगा। अरे पक्का बेवकूफ बना रहा है। मैं ऐसे चक्कर में नहीं आऊंगा। मैं तो किसी भी हाल में ऐसा बेवकूफाना काम करने नहीं जाऊंगा। उसी रात सभी दोस्त एक कब्रिस्तान में फिर से इकट्ठा हुए। सभी ने जमीन में दफन लाश को छुआ, लेकिन सुधा ने नहीं। ऐ सुधा, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? सभी को डर लग रहा है, लेकिन कम से कम हमने इस लाश को छू तो लिया। सुधा, तुम यहां तक आ चुकी हो, तुम्हें भी हाथ लगा लेना चाहिए। अरे सुधा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी डरपोक बिल्ली हो। उसे छेड़ना बंद करो। अगर वो नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं उसे घर छोड़ आऊंगी। धीरन, अब तुम खुश हो? कैसा घटिया मजाक किया तुमने। हाँ, मैंने भी ऐसे ही कागज तुम्हारे घर पर रखे हुए देखे हैं। देखो, हमें और गुस्सा मत दिलाओ और सच बोल दो। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? मैं सुधा से ज्यादा डरा हुआ हूं। बस इतना सा फर्क है कि मैं दिखा नहीं रहा। तो अगर तुमने वो सब नहीं लिखा तो फिर कौन हो सकता है? सबसे पहले तो चलकर उस बॉडी को फिर से ढक देते हैं, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। याद है ना? उस बॉडी का क्या करें? चलो उसे उसकी पुरानी जगह पर फिट कराते हैं। वो मैंने कर दिया है। अब हमें वापस गांव की ओर चल लेना चाहिए। पुष्पा ने कहा था कि वो घर जाने से पहले सुधा से मिलती हुई जाएगी। धीरन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि पुष्पा ने अकेले बॉडी को वापस दफना दिया था। पुष्पा, तुमने अकेले उस बॉडी को अंदर उसकी जगह पर पहुंचा भी दिया। तुम सच में बहुत बहादुर हो। इसके बाद वीरा, सीनू और धीरन अपने अपने घर चले गए। क्या पुष्पा को किसी आत्मा ने वश में कर लिया है? वो इतने अजीब ढंग से बर्ताव क्यों कर रही थी? अगली सुबह वीरा, वीरा उठो। अरे दादी माँ, थोड़ी देर और सो लेने दो। ओह सीनू, तुम यहाँ कैसे? कुछ हुआ है क्या? वो सुधा, उसकी मौत हो गई। तू क्या बोल रहा है? ये कैसे? उसने अपने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। सीनू, पुष्पा कहाँ है? मुझे तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। हाँ, लेकिन कहाँ गई होगी? देखो क्या हो गया। ये सब उस कब्रिस्तान में जाने की वजह से हुआ है। तुमने आज सुबह से पुष्पा को देखा क्या? कल रात क्या हुआ था पुष्पा? सुधा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? उससे सबसे आखिर में तुम ही तो मिली थी। तुम लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मुझे इस बारे में क्या पता होगा? कल तुमने हमसे कहा था कि तुम सुधा से मिलने जा रही हो। हाँ, कहा तो था, लेकिन गांव पहुंचने के बाद मैं बहुत थक गई थी। इसीलिए मैं सुधा के यहाँ जाने के बजाय सीधे अपने घर चली गई थी। सच सच बताओ, कौन हो तुम? तुम मुझ पर ये क्या बोले जा रहे हो?
हाँ पक्का, ये किसी भूत प्रेत के वश में है, हमें इसे ठीक करना होगा। धीरन, रस्सी लाकर इसे बांध दो। क्या? नहीं। बोलो पुष्पा, क्यों मारा तुमने उसे? धीरन रस्सी ढूंढने चला गया। अरे सनक्यों, अगर मैंने सुधा को मारा होता तो वामनन का क्या हुआ? उसे भी मैंने ही मारा है क्या? वामनन उसी गांव में रहने वाला एक 10 साल का बच्चा था। उस कागज पर दिया गया काम 10 से 20 साल के बच्चों के लिए था। हाँ, हम उस बच्चे के बारे में तो भूल ही गए थे। इसकी मौत कैसे हुई? इसने भी खुद को फांसी लगा ली। हाँ, पुष्पा इतनी बेरहम नहीं हो सकती कि किसी 10 साल के बच्चे को मार दे। तो फिर ये बताओ कि तुमने कब्रिस्तान में उस बॉडी को इतनी आसानी से कैसे वापस अंदर कर दिया था? शायद ताबूत निकालना मुश्किल है और दफनाना आसान। तुमने पुष्पा को यूं ही क्यों जाने दिया? क्योंकि इस सब के पीछे उसका हाथ नहीं है। देखो, एक और कागज का टुकड़ा मुझे सुधा के घर के पास पड़ा हुआ मिला। राउंड 2। जिसने भी पहला काम नहीं किया उसे उसकी सजा मिल चुकी है। बधाई हो, अब तुम सभी अगले पड़ाव पर आ चुके हो। आज का दिन खत्म होने से पहले तुम्हें इस गांव की आबादी के बराबर जंगली मधुमक्खियों को पकड़ना होगा। याद रहे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पड़ाव के लिए शुभकामनाएं। कहानी जारी रहेगी। जिसने भी यह खत लिखा है वही सुधा और वामनन की मौत का जिम्मेदार है। पहले इस काम को पूरा कर लेते हैं, वरना हमारी मौत भी दूर नहीं होगी। एक बार फिर दोस्तों की टोली जंगल की ओर निकल पड़ी। वसंती नहीं गई, वह अभी भी गांव में ही अपनी मृत दोस्त की शोक सभा में रुकी हुई थी।